हेलो, हरे कृष्णा। सो बच्चों, अभी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई की जाती है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल में वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई की जाती है। जैसे जो इससे पिछली वीडियो हमने बनाई थी तो वहाँ पे हमने बात की थी कि एक रोड अगर इस तरीके से टेढ़ी है, थीटा एंगल नीचे आ चुका है, तो उस पे हमने बात की थी कि अगर उस रोड को इसी जगह से छोड़ा गया है, तो यहाँ से छोड़ा था मैंने, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई रोड को यहीं से छोड़ा जाए। रोड को अगर मान लो कि पहले रोड इस तरीके से इस सिचुएशन में थी, हॉरिजॉन्टल थी रोड, आपने क्या किया, रोड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा तो वो घूम के ऐसे इस जगह तक थीटा एंगल घूम गई। तो आपसे पूछ लिया जाए अगर ये कि ये बताओ कि इस इंस्टेंट पे, क्योंकि अगर यहाँ से छोड़ा और यहाँ पे एक्सिस है, तो जब ये छूटते हुए घूमते हुए नीचे की तरफ आएगी तो इसके पास कुछ ओमेगा आ चुकी होगी। तो आपसे पूछ लिया जाए कैलकुलेट ओमेगा ऑफ रोड व्हेन इट हैज फॉलन बाय एंगल थीटा। तो जब ये एंगल थीटा से गिर चुकी है तब तक ये रोड का ओमेगा कितना अटेन कर लिया होगा, इसने यहाँ पे हमसे पूछा गया। तो हम कहेंगे देखो, ओमेगा निकालने के लिए हम लोग अल्फा की मदद ले सकते हैं, लेकिन अल्फा में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से देखो, ये जो अल्फा है ना, जो हमने कैलकुलेट किया था, तो इस अल्फा में आप देखो इसकी वैल्यू आई थी 3g/2l cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा आ गया, और जब रोड ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो जो थीटा है ये एक वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगी। वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगी, इसका मतलब आपका जो अल्फा है ये वेरिएबल है। तो आपको या तो यहाँ से इंटीग्रेशन करो, मतलब कि डायरेक्टली तो आप नहीं लगा सकते इस चीज़ को, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बिना इंटीग्रेशन किए करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, जो जो फोर्सेज उसके ऊपर लगी हैं। तो अभी हम देख लेते हैं। तो वर्क डन बाय हिंज, एक तो हिंज की फोर्स लगी रही, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स लगी, ठीक है। तो देखो वर्क डन बाय हिंज कितना आएगा, 0 आएगा एक्चुअली वर्क डन बाय हिंज। कारण क्या है इसके 0 आने का, कि जो देखो वर्क डन का फॉर्मूला रहता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और जिस जगह पे फोर्स लगती है उस जगह का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो जो हिंज की फोर्स लगी वो एक्सिस पे लगी है, और एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, ठीक है। जो यहाँ पे एक्सिस थी, एक्सिस पे तो हिंज थी, और हिंज का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। 0 हुआ तो एफ डॉट 0 0 हो गया, तो इसलिए वर्क डन बाय हिंज कितना हो जाएगा, 0। अभी उसके बाद आया वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो जब हम वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखते हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखते टाइम कभी भी जब भी ऐसा कंटिन्यूअस बॉडीज रहती हैं, देखो पॉइंट मास में तो सिंपल सा आपको पता ही चल जाएगा पॉइंट मास कितना नीचे आया है, लेकिन जब कंटिन्यूअस बॉडीज रहती हैं तो हम कंटिन्यूअस बॉडीज में वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखते टाइम हम ये देखते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गिरा है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में बनाया हुआ है, तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कह रहे हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गिरा वो हमें चेक करना है। तो सेंटर ऑफ मास तो इसके मिड पॉइंट पे रहा होगा, मिड पॉइंट पे अगर रहा तो ये दूरी हो गई L/2। अभी ये घूम के यहाँ पे आ गया तो ये हो गया L/2, यहाँ पे आ गया इस तरीके से ये। तो जो अपना काम है कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डायरेक्शन में, वो पता करना। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो गैप है, ये गैप, ये जितना गैप है इतना सेंटर ऑफ मास नीचे गिरा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो लेंथ है ये L/2 है, तो ये बढ़ना चाहिए L/2 cos थीटा, तो ये बढ़ना चाहिए L/2 sin थीटा। तो जो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया है अपनी पोजीशन से वर्टिकल डायरेक्शन में, वो L/2 sin थीटा आया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg इंटू L/2 sin थीटा। वर्क डन बाय ग्रेविटी में कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ पहले,
वर्क पावर एनर्जी में, तो बच्चों वहां पे वीडियो को देखो, है ना। तो ये हो गया अपने पास वर्क डन बाय ग्रेविटी, और पॉजिटिव लिखेंगे क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आया और फोर्स भी नीचे की तरफ लगी, तो ये चीज होगी। अभी उसके बाद के फाइनल और के इनिशियल, हमें पता है कि इनिशियली तो रॉड रेस्ट पे थी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, 0। अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है ना। प्योर रोटेशनल मोशन का क्या मतलब है, जब जो मोशन किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट होने लग रहा हो, तो फिक्स एक्सिस के अबाउट ये प्योरली रोटेट करने लग रहा है। तो इस केस में बच्चों जो फॉर्मूला रहता है काइनेटिक एनर्जी का, वो हम यूज करते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि देखो सिंपल सा, मैं आपको एक लाइन में याद रखने का तरीका बताता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशनल में रहता है ना, एम की जगह आई को लिखा, वी की जगह ओमेगा, खत्म हो गया काम, इतना याद रख लेना। तो लेकिन ये प्योर रोटेशनल मोशन है, मतलब कि जब एक्सिस आपकी क्या रहे, फिक्स। तो यहाँ पे जो अपने पास फॉर्मूला आया, वो दोनों को हमने किया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एल बाई 2 साइन थीटा। तो यहाँ से बच्चों हमने क्या कर दिया, आई की वैल्यू लिखी, उसके अबाउट हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3। इस चीज़ को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस है, यहाँ से अपने पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।